तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो दोस्तों हम मौर्य काल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मौर्य काल के 3 मुख्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक हमने पढ़ लिए हैं। अशोक के बाद में मौर्य काल का पतन ही शुरू हो जाता है और उसके बाद में मौर्य काल का पतन हो जाता है। तो ये 3 ही राजा मौर्य काल के थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे दोस्तों हम मौर्य काल का प्रशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यापारिक विकास और सामाजिक स्थिति क्या थी, ये सब पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद में हमारा मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। 3 चरणों में अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ हमें पढ़नी होगी क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मौर्य काल और गुप्त काल का विशेष अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासन कैसा था मौर्य काल में। मौर्य काल में भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली और सत्ता का केंद्रीकरण राजा में था, परंतु वह निरंकुश नहीं था। पहली बार तो दोस्तों यह हुआ कि एक अध्यक्ष होने लगा और उसके अंडर में जनता काम करने लगी, है ना। और ये जो सत्ता थी, है ना, ये जो शक्ति थी, इसका केंद्रीकरण किसके पास होने लगा, राजा के पास, है ना। लेकिन जो राजा था आज भी निरंकुश नहीं होता था, जनता की भलाई करने वाला होता था मौर्य काल तक। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य का सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले तो किसने दिया, कौटिल्य ने दिया। कौन सी किताब में दिया, अर्थशास्त्र में दिया। और इस सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या आते हैं राज्य के, उन्होंने कहा कि राज्य के 7 अंग होते हैं। अब ये 7 अंग कौन कौन से होते हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये 7 अंग आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो राजा हो गया, अमात्य मतलब उनके मंत्री हो गए, जनपद, दुर्ग, कोश, मित्र और सेना, ये 7 अंग हो गए सप्तांग सिद्धांत की। ये राज्य के 7 अंग होते हैं, है ना, और इनसे मिलकर ही एक राज्य बनता है। कौटिल्य ने ऐसा कहा। साम्राज्य में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय उनके चरित्र का भली भांति परीक्षण और जाँच, उसे क्या कहते थे दोस्तों, उपदा परीक्षण कहते थे। उपदा परीक्षण बहुत बार पूछ लिया जाता है, उपदा परीक्षण क्या था। तो मौर्य काल में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करते समय उनके चरित्र की भली भांति जांच होती थी। एक तरह की दोस्तों ये एग्ज़ाम होती थी। जैसे हम अभी अधिकारी बनते हैं, RAS IAS बनते हैं, तो हमारे चरित्र की जाँच होती है ना इंटरव्यू के द्वारा। जैसे पहले हम प्री एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर हम मेन्स एग्ज़ाम पास करते हैं, तो हमारे लिखित ज्ञान का तो उसमें पता चल ही जाता है ना। जो हमारी व्यवहारिक ज्ञान होता है उसकी परीक्षा क्या होती है, इंटरव्यू होता है ना। तो इसी तरह से इनके समय में भी चरित्र की परीक्षा होती थी, जिसे क्या कहते थे, उपदा परीक्षण कहते थे। अर्थशास्त्र में उच्च तीर्थ अधिकारियों को क्या कहा गया है, उच्च अधिकारियों को कहा गया है तीर्थ, और जिनकी कुल संख्या थी 18, और इनको कई बार महामात्य भी कहा जाता था। तो जो उच्च अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहते थे दोस्तों। इनकी टोटल संख्या 18 होती थी और कई बार इन्हें महामात्य भी कहते थे। मतलब तीर्थ और महामात्य एक ही पदाधिकारी के नाम है। मतलब राजा की सहायता के लिए जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ और महामात्य कहते थे। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री और पुरोहित होता था। ये जो तीर्थ या महामात्य हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था, एक तो मंत्री का और एक पुरोहित का। मौर्य काल के प्रमुख तीर्थ निम्न है दोस्तों। ये शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। कुल तीर्थ 18 हुआ करते थे मौर्य काल में, और ये 18 तीर्थ निम्न प्रकार से है। मतलब राजा की सहायता के लिए 18 जो बड़े मंत्री होते थे वो 18 होते थे। सबसे पहले तो मंत्री हो गया, है ना, ये हो गया प्रधानमंत्री, से प्रधानमंत्री कहते थे, और पुरोहित भी प्रधानमंत्री की तरह ही कार्य करता था। ठीक है, ये दोनों सबसे बड़े थे, मंत्री और पुरोहित। ठीक है, ये दोनों प्रधानमंत्री के रूप में लगभग यहाँ कार्य करते थे। फिर सेनापति जो होता था युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक है, युवराज जो होता था राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अगला जो राजा बनेगा उसे युवराज कहते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। मतलब राजा का जितना पैसा जिस कोष में रखा जाता है उसका अधिकारी तो कहलाता था सन्निधाता। और राजस्व विभाग जो पूरा ये विभाग है पैसों से रिलेटेड, जैसे अपने वित्त मंत्री होता है, वो कहलाता था समाहर्ता। ठीक है, अब है प्रदेष्ट्रा और नायक, नहीं सॉरी प्रदेष्ट्रा और नायक। प्रदेष्ट्रा तो होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, और जो नायक होता था वो सेनापति की तरह होता था, सेना का संचालन करता था। सेनापति तो क्या करता था, युद्ध विभाग का मंत्री हो गया, है ना, लेकिन जो सेना का संचालन करने वाला हो गया वो कौन हो गया, नायक हो गया। ठीक है, तो नायक और इसमें सेनापति में थोड़ा सा अंतर है, ये आप याद रखिएगा। और प्रदेष्ट्रा कौन होता था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। अब कर्मांतिक दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। कर्मांतिक होता था उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष,
उद्योग और कारखानों का जो अध्यक्ष होता था वो कर्मांतक कहलाता था। दंडपाल जो होता था, दंड कौन देता है? पुलिस देती है, आज भी पुलिस ही देती है, तो दंडपाल किसको कहेंगे? पुलिस को कहेंगे। व्यवहारिक कौन होता था? व्यवहारिक होता था नगर का मुख्य न्यायाधीश। तो दो न्यायाधीश हो गए ना दोस्तों, एक तो प्रदेष्टा और एक व्यवहारिक। प्रदेष्टा तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, और व्यवहारिक कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। अब है दुर्गपाल। तो दुर्गपाल के नाम से पता चल रहा है दुर्गों का रक्षक जो होता था, राजा के दुर्गों का जो रक्षक होता था वह दुर्गपाल कहलाता था। नागरक कौन होता था? नागरक नाम से पता चल रहा है नगर का जो कोतवाल होता था वह नागरक कहलाता था। अंतपाल कौन होता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। देखो, दुर्गपाल तो राजकीय दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल वो आदमी है जो सीमा पे जो अपने दुर्ग हैं उनकी विशेष रक्षा की जाती थी, है ना, और इसके लिए विशेष पद बनाया गया था, उसे कह देते हैं अंतपाल। अब है आटविक। आटविक दोस्तों वन को बोलते हैं ना, तो वन का प्रधान कौन हो गया? आटविक हो गया। द्वारिक कौन हो गया? राजमहलों की जो देखरेख करता था, मतलब द्वार मान लो आप एक तरह से, तो राजमहलों की जो देखरेख करता था, राजा का जो राजमहल होता था जिसमें राजा रहता था उसके संपूर्ण कार्यों का जो अध्यक्ष है वो द्वारिक कहलाता था। ये है अंतर्वशिक। अंतर्वशिक है अंतरपुर का अध्यक्ष। अंतरपुर मतलब राजमहल के जिस भाग में महिलाएं रहती थी उसे अंतरपुर, उसका प्रधान अंतर्वशिक कहलाता था। अब है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मतलब मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था वह मंत्री परिषदाध्यक्ष हो गया। ऐसा करके टोटल कुल 18 पोस्ट हो गई दोस्तों। मंत्री और पुरोहित दोनों तो प्रधानमंत्री के रूप में थे। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज भावी राजा होता था। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधान। और सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक होता था सेना का संचालक। कर्मांतिक मतलब जहाँ काम किया जाता है, तो काम कहाँ? उद्योग धंधों में। दंडपाल सजा कौन देता है? पुलिस देती है, तो पुलिस का प्रधान हो गया। व्यवहारिक कौन हो गया? नगर का मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश दो हो गए, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक। नागरिक नगर का कोतवाल हो गया। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक कौन हो गया? वन का प्रधान हो गया। द्वारिक कौन हो गया? राजमहलों की देखरेख करने वाला हो गया। और अंतर्वशिक, तो अंदर कौन रहती है? स्त्रियाँ रहती हैं, तो अंतरपुर का अध्यक्ष हो गया। और मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो गया। ये तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था है ना। अब मौर्य काल में जो प्रांतों में मौर्य काल विभक्त था तो वो किस तरह से था वो अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में संपूर्ण साम्राज्य 4 भागों में बटा हुआ था, है ना। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? इन प्रांतों को दोस्तों चक्र कहा जाता था, चक्र। ठीक है, संपूर्ण मौर्य काल में जो शासन है वह 4 साम्राज्य है वह 4 भागों में बटा हुआ था। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों पर शासन सीधे सम्राट ना करके उसके मुख्य प्रतिनिधि करते थे। अब सम्राट थोड़े चारों विभागों में, चारों चक्रों में जाएगा, तो सम्राट अपने जो सबसे विश्वास पात्र और सबसे प्रतिनिधि जो होते हैं उनको यहाँ पे छोड़ देता था और वह इनका शासन करता था। अशोक के समय इन प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो दोस्तों 4 प्रांत थे। अब अशोक के समय ये जो ये प्रांत हैं वो 4 से बढ़कर कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। प्रांतों पर शासन राजवंशीय कुमार और आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों की सहायता से होता था। जहाँ तक संभव होता था दोस्तों, प्रांतों पर शासन करने का अधिकार किसको दिया जाता था? कुमार, आर्यपुत्र, या जिनको हम युवराज भी बोल रहे थे उनको दे दिया जाता था। तो कुमार, आर्यपुत्र और युवराजों को क्या करते थे? मतलब राजा के 5-6 पुत्र होते थे जो 4-5 प्रांतों में, उन्हीं को लगा दिया जाता था। अगर 1-2 पुत्र हैं तो फिर मुख्य जो उसके विश्वास पात्र अधिकारी होते थे, श्रेष्ठ अधिकारी होते थे, उनको इनका शासन भार सौंपा जाता था। अशोक के भी सम्राट बनने से पहले वह उत्तरापथ और अवंती का कुमार रह चुका था। जब तक राजा नहीं बना था, पथ का कुमार बना था, एक बार वह अवंती का कुमार बना था। तो क्या बात हुई कि चंद्रगुप्त के समय तो 4 भागों में राज्य विभक्त था, है ना, जिसे चक्र कहते थे, और अशोक ने इसे 5 भागों में विभक्त कर दिया। इन चक्रों का शासन कौन करते थे? मुख्यतः तो कुमार, आर्यपुत्र पदाधिकारी करते थे। और अशोक राजा बनने से पहले उत्तरापथ और अवंती का कुमार रह चुका था। देखो, अशोक के समय जो राज्य के 5 भाग थे ना, वो कौन कौन से थे? देखो, उत्तरापथ सबसे पहले तो उत्तरापथ का क्या मतलब हो गया? उत्तरी भाग जो हो गया राज्य का, उसे मिला के उत्तरापथ बना दिया। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, है ना। दक्षिणा मतलब दक्षिणी भाग, तो सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। अवंती राज्य का था उज्जैन। ये अवंती राज्य दोस्तों शायद उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो उसी के आसपास होगा। और कलिंग राज्य तो उड़ीसा के आसपास था ही, अपन ने बढ़ा ही है।
कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। तो कलिंग की राजधानी थी तौसली और प्राची ये मध्य देश में कहलाता था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ऐसे करके 5 भागों में अशोक का साम्राज्य विभक्त था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तौसली और प्राची की पाटलिपुत्र। प्रशासन का स्तरीय खंड निम्न प्रकार था। सबसे पहले साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर आहार और विषय, फिर स्थानीय और फिर द्रोणमुख और फिर खरवाटिक, ऐसे होता था। देखो सबसे बड़ा तो साम्राज्य हो गया। साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, जैसे अशोक ने 5 प्रांतों में बांट रखा है। फिर प्रत्येक प्रांत आहार या विषयों में बटा होता था, है ना। प्रांत भी विषयों में बटा होता था, जैसे कि साम्राज्य मतलब पूरा भारत हो गया, प्रांत मतलब हमारे राज्य हो गए, फिर आहार या विषय मतलब जैसे राज्यों को जिलों में बांट दिया जाता है, फिर प्रांतों को भी जिलों में बांट दिया जाता था। फिर हो गया स्थानीय। स्थानीय क्या हो गया, 800 ग्रामों के जो समूह होते थे वे स्थानीय कहलाते। यूँ मान लो कि अपनी तहसील स्तर के आसपास का जो भाग है वो स्थानीय कहलाएगा। फिर आ गया द्रोणमुख। द्रोणमुख क्या हो गया, 400 गाँव का समूह है। स्थानीय से नीचा मतलब एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख आ जाएंगे। और फिर आ जाएगा खरवाटक। खरवाटक मतलब 200 गाँव का समूह है। तो एक द्रोणमुख में कितने खरवाटक आ जाएंगे, 2 खरवाटक आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मौर्य काल का शासन उस समय चलता था, है ना। ऐसे विभाजित कर दिया जाता था। अब है अर्थशास्त्र में कुछ विभागों के अध्यक्षों का नाम भी दिया गया है कि ये तो हमने पढ़ लिया। 18 क्या होते थे, 18 तो तीर्थ और मंत्री होते थे। इसके अलावा अनेक तरह के विभाग जो विभिन्न विभागों को संचालित करते थे, उनके नाम भी अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखना ज़रूरी था। तो पहला है दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन होता था, टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के और मुद्रा जहाँ पे निर्मित करी जाती थी, उसका जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, अब है पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष नाम से तो लग रहा है जैसे पौत मतलब नाव वाला, लेकिन ये नाव वाला नहीं होता। माप तौल का जो अध्यक्ष होता था, माप तौल विभाग, कितने किलो का वाट बनेगा, है ना, कैसे कैसे वाट चलेंगे, वो वाला, तो वो कौन कहलाता था, पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। शुल्काध्यक्ष तो पता चल रहा है शुल्क जो लिया जाता है, शुल्क मतलब जो कर लिया जाता था, है ना, तो उसी से रिलेटेड था। राजकीय धन का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष दोस्तों, सीता तो राजकीय भूमि को ही बोलते थे, है ना। तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह सीता अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष, आकार किसके होते हैं, खान एक निश्चित आकार की होती है, यूँ मान लो आप। तो खानों का जो अध्यक्ष है वह क्या कहलाएगा, आकाराध्यक्ष। विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष होता था दोस्तों चारागाहों का अध्यक्ष। जो चारागाह होते थे उनका भी एक अध्यक्ष होता था, उसे बोलते थे विविकाध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष तो दोस्तों पण तो क्या होती है, मुद्रा होती है, और मुद्रा का काम कौन करता है, व्यापारी करते हैं। तो व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड जो विभाग है उसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा, पण्याध्यक्ष। अब आ गया दोस्तों नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष हो जाएगा वह नवाध्यक्ष। सोनाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष क्या होता है, बूचड़ खाने का। बूचड़ खाना मतलब वही जहाँ पे सूअर वगैरह और अन्य पशुओं को काटा जाता है, उनका मांस वास निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनको काट दिया जाएगा तो ये इलाका सूना हो जाएगा। थोड़े से ट्रिक के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा याद हो जाए, तो वो है सोनाध्यक्ष। और गणिका अध्यक्ष आप सब जानते हो, गणिका मतलब वैश्या ही होती है। तो वैश्याओं का जो निरीक्षण करता था उस पद को बोलते थे गणिकाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष कौन हो गया, टकसाल का। पौतवाध्यक्ष कौन हो गया, मापतोल का। शुल्क अध्यक्ष राजकीय धन का हो गया दोस्तों। सीताध्यक्ष कौन सा हो गया, कृषि विभाग का हो गया। आकाराध्यक्ष आकार खानों का होता है, सीता तो भूमि को ही बोलते हैं ना। विविता अध्यक्ष, विविध मतलब अलग ही नाम हो गया, तो अलग ही विभाग आ गया, चारागाहों का अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष मुद्रा का मतलब व्यापारियों का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष मतलब नौसेना का। सोनाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाना। और गणिकाध्यक्ष। तो ये 3 तो हो गए अध्यक्ष, ये सारे हो गए अध्यक्ष अलग अलग विभागों के। इसके अलावा है मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त था। एक जो नगर होता है वहाँ पे दोस्तों 30 समितियों का एक गुट बना होता था, और उसके 6 विभाग कर दिए जाते थे, है ना। जैसे 5 सदस्यों का 6 भागों में बांट दिया गया। तो वो 6 विभाग चलकर क्या करते थे, 6 समितियां मिलकर क्या करती थी कि वो नगर का पूरा शासन चलाती थी। जैसे किसी विभाग को जैसे कृषि से संबंधित दे दिया, किसी विभाग को कर रिलेटेड दे दिया, ऐसे कार्य करते थे। रक्षण एक पद का नाम था। उस समय नगर में अनुशासन रखने हेतु जो पुलिस व्यवस्था होती थी उसको क्या कहते थे, रक्षण कहते थे। ठीक है। एग्रोनोमोई जिला अधिकारी होता था, उसको
कहते थे। गसनिज ने दोस्तों अपनी किताब में एग्रोनोमोई नाम दिया था। आगे चलकर वे यह भी बताएगा कि मतलब जिले सड़कों और मार्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी जो है उसे भी एग्रोनोमोई कहा जाता है। राजू क्या होता था? राजकीय ग्रामीण जनपदों के देखभाल करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। जो ग्रामीण जनपद है, ग्रामीण इलाके थे, उनके देखभाल के लिए राजू को होता था। प्रादेशिक जिलाधिकारी जो होता था उसे ही हम बोलते हैं प्रादेशिक। महामात्र क्या होता है? महामात्र तो हमने पढ़ ही लिए, तीर्थ और महामात्र सेम ही चीज़ होती है। उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था, है ना, वही उच्च अधिकारियों को ही महामात्र भी कभी कभी बोल देते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। और बाकी जो सैन्य व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।